सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको हमने वीडियो बना करके बार बार दे रहे हैं और उस वीडियोस में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे, आप 20 मिनट 30 मिनट आप वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको दो चीज़ परेशानी होगी। एक तो आपका टाइम बर्बाद होगा, दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे कि कैसे बतलाया है। दो चीज़ परेशानी है, आपके साथ परेशानी तो होगी और मेरे साथ ये परेशानी होगी कि इसको पढ़ाने नहीं आता है, इसको बतलाने नहीं आता है, ये टॉपिक के साथ रिलेशन आपका परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पूरा वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। अब हमसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखें तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग को लास्ट वीडियो में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? विद्युत फ्लक्स के बारे में। जब इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है? पास करता है। इसका एरिया दिया हुआ है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई। तो विद्युत फ्लक्स का वैल्यू जो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या था? ई डॉट ए था। ई डॉट कितना था? ए था। यानी कि फाई बराबर हमारे पास फॉर्मूला था ई डॉट ए। अब इसी को तो हमने लिखा था ई ए, इसी को हमने क्या लिखा था? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा हमने लिखा था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के साथ हमने आगे बात भी किया था। हमने आपको बताया था कि किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है? पास करता है, तब विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है और वह विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया फैक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। एरिया वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एरिया वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एरिया का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सरफेस का एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम है। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है भाई? 5 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो बोला जा रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो एंगल कितना पर पास कर रहा है भाई? 60 डिग्री के एंगल पर। कितना डिग्री के एंगल पर पास कर रहा है? 60 डिग्री के एंगल पर पास कर रहा है। तो बोला जाएगा कि आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फील्ड लाइन का कितना है? 60 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है भाई? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ई का वैल्यू 5 × 10⁻²। ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 गुना 10 को भाग देना पड़ेगा 2 बार 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3, यानी कि गुना करना होगा 10 के पावर कितना से? -3 से। तो 10 के पावर -3 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 के पावर -1 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 ये क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आप आंसर याद रखेंगे कि इसमें ज्यादा हम लोगों को कोई रिलेशन नहीं है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये किसका वैल्यू था भाई? ये था हमारे पास एरिया का वैल्यू। अब चलिए हम आपके साथ कुछ वेक्टर के साथ रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं भाई और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी हम अब बात करेंगे। जैसे कि आपसे अगर बोल दिया जाए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप है, +4k कैप है और एरिया वेक्टर का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा 3i कैप + 2j कैप + 5k कैप। इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा, यूनिट आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये सारा वैल्यू आपको अगर दिया हुआ है तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना है। बोला जाएगा कि किसी ए एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब पास कर रहा है तो आप बताइए कि उसमें विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का वैल्यू के लिए हमने आपको क्या फार्मूला पढ़ाया या नहीं पढ़ाया?
फाई बराबर हमने आपको बतलाया ई डॉट ए वेक्टर, ए डॉट कितना ए वेक्टर, तो ई का वैल्यू हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्या होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में आंसर दो, या हाँ या ना, बोला ऊपर सही नीचे भी सही, हमने भी बोला सही। ये हमारा वैल्यू कितना भाई 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना 5k कैप। आपको हमने 11th क्लास में वीडियो में आप कहीं भी पढ़े होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए स्केलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ रिलेशन करते हैं। तो इसको रिलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 दूना 6, 4 3 दूनी 6, 5 चौके 20, ऐसे ही निकालते हैं ना बेटा। तो इसको हम लोग इस टाइप से निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आएगा या नहीं आएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा, या नहीं आएगा बतला। तो ये हमारे पास आंसर आया 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम सॉरी पर आप इसको कॉपी कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अब इस टाइप में क्वेश्चन में ज्यादा कोई जान पहचान वाली क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बट एक थ्योरी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कोई एरिया वेक्टर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आगे की क्वेश्चन आगे की तरफ बात करते हैं, तो हमें अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। मान लिया जाए कि किसी भी सरफेस एरिया है और उस सरफेस का एरिया वेक्टर ए है और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। क्वेश्चन क्या है कि किसी एरिया वेक्टर, किसी ए एरिया वेक्टर से, किसी ए एरिया वेक्टर से अगर बोला जाए, किसी ए एरिया वेक्टर से, कौन सा ए वेक्टर से, ए एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कितना है भाई, ई है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आपको एग्जाम में आएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस एरिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस एरिया। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास वैल्यू फाई का क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यस और नो बतलाना बेटा, ई और ए, ई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर इसका एक बार एरिया फिक्स कर दिया तो फिक्स है, 2 कूलम चार्ज रख दिया तो वो फिक्स है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज थीटा का वैल्यू। अगर थीटा बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा, इसका हम लोग को रीजन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग कॉस मैक्सिमम करना है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम करना है, तो ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, दोनों तो बदलेगा कौन, कॉस थीटा। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, ये चेक करना होगा। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए मेरे भाई, थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है, मैक्सिमम वैल्यू फाई मैक्स, फाई क्या चीज, मैक्स, फाई मैक्स एट 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तब अगर 0 डिग्री पर होगा तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका फार्मूला सिंपल सा होगा, E इंटू ए। मैक्सिमम करने के लिए, क्या करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए। और कॉस का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है, पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम का बात तो कर लिया। अब अगर बात किया जाए कि मिनिमम कब होगा, मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम की अगर बात करें तो कॉस फाई का तो वैल्यू हमारे पास सेम है,
ई ए कॉस थीटा, ये चेंज होगा नहीं, चेंज होगा कौन भाई, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का सबसे मिनिमम वैल्यू होता है -1। कॉस थीटा का वैल्यू सबसे मिनिमम कब होता है, -1। तो कॉस का सबसे मिनिमम वैल्यू, इसका रेंज होता है -1 से +-1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के कहां तक, +1 तक। तो सबसे मिनिमम वैल्यू -1, अधिकतम वैल्यू +1। तो मिनिमम वैल्यू कब होता है भाई, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास cos कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, या तो इसको पाई रेडियन भी हम लोग बोलते हैं। कितना रेडियन बोलते हैं भाई, पाई रेडियन बोलते हैं। यानी कि पाई रेडियन अगर होगा, कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन होगा, या 180 डिग्री का एंगल होगा, तब उस समय फाई का वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा छोटो, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम मिलेगा 180 डिग्री पर। कहने का मतलब हम आगे और वो पीछे ऐसे जाएगा, यानी ऐसे। ये अगर ऐसे है दोनों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, अगर दोनों अपोजिट है तो उसका मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। कैसा फ्लक्स का वैल्यू होगा, मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू होगा। तो मिनिमम यानी कि यहाँ पर अगर किया जाए मिनिमम फाई एट मिनिमम 180 डिग्री एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, इसको भी आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए ये आप कॉपी कर लीजिए। अब आपके पास एक और पार्ट हम बतलाते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम तो हो गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक और हमारे पास पॉइंट क्या है कि 0 डिग्री एंगल कब होगा, फाई का वैल्यू 0 कब होगा, फाई का वैल्यू 0 भी होना चाहिए। +1 से लेकर के -1 तक जा रहा है, +1 से लेकर के -1 तक, तो +1 और -1 के बीच में 0 भी आएगा। +1 और -1 के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा। तो फॉर 0 फ्लक्स, फॉर 0 फ्लक्स, तो फाई बराबर फार्मूला ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर फार्मूला क्या चीज होगा, ई ए कॉस थीटा। ये नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन भाई, कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, ये कर दो। कॉस का वैल्यू 0 तो सबका वैल्यू 0, कॉस का ही वैल्यू 0 तो सबका वैल्यू कितना, 0। और कॉस का वैल्यू 0 कब होता है मेरे भाई, कॉस का वैल्यू कब होता है, कॉस का वैल्यू जब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90। अगर थीटा का वैल्यू 90 होगा तो फाई का वैल्यू हमारा कितना होगा, सबसे लोवेस्ट होगा, 0 फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू 0 एट एंगल बिटवीन E and A, E and A is 90 डिग्री। यानी कि दोनों अगर परपेंडिकुलर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, ऐसे देख ले ध्यान से बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर हो जाए तब उस समय वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। याद हो गया। तो ये अगर दोनों एक तरफ तो मैक्सिमम, दोनों एक तरफ तो मैक्सिमम, एक आगे एक पीछे तो मिनिमम, एक ऊपर एक नीचे, एक सुता के एक खड़ा कर दिया, एक सुता के उस पर खड़ा कर दिया तो 0। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ सम इंपॉर्टेंस पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव, जेईई मेंस, मेडिकल दोनों में भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या है, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट क्या चीज, ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी फर्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर फिर शुरू होता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी।
चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का आपको बताया था। फर्स्ट आपका था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी करने का मतलब होता क्या है भाई, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट क्या चीज, लेंथ। एरिया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टॉपिक है हमारे पास चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में जब ऑब्जेक्ट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका फिगर देख लो ध्यान से। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने चार्ज दिया कितना, Q। चार्ज कितना दिया, Q। इसका लेंथ कितना रखा, L। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं किससे, लैम्डा से। चार्ज डेंसिटी को शो करते हैं किससे, लैम्डा से। तो चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ। चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर। तो ये हमारे पास कुछ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको गॉसेस थ्योरम में आपको यूज में आएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की मात्रा को चार्ज डेंसिटी कहते हैं, आवेश का घनत्व कहते हैं। किसी प्रति इकाई वस्तु पर आवेश की मात्रा, प्रति इकाई वस्तु पर किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा हमारा क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ। चार्ज पर यूनिट अगर लेंथ होता है तो हम लोग उसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ करने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास बोर्ड है, मिटा के लिख सकते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो एरिया चार्ज डेंसिटी का फार्मूला सेम डिफिनेशन सेम, बस चेंज होगा, लेंथ के जगह पर एरिया, लेंथ के जगह पर क्या यूज होगा, एरिया। आप इसको पीछे वाला वीडियो में जा करके देखेंगे, वहां पर आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्यू चार्ज दिया, इसका हमने एरिया कितना रखा, ए रखा। तो यहाँ पर हम लोग इसको शो करते हैं सिग्मा से। लेंथ के जगह पर क्या आ जाएगा बाबू, एरिया। एरिया के यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या है, यूनिट है। तो यूनिट अगर मान लिया जाए तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी करने का मतलब आवेश, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा। प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम लोग क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग को करना होगा, कोई वॉल्यूम बना लेंगे। मान लिया जाए ये वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम में हम लोग चार्ज देने का काम करेंगे। मान लिया जाए इसमें हमने चार्ज कितना दिया भाई, Q दिया। वॉल्यूम कितना रखा, D रखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रति इकाई आयतन में आवेश की मात्रा को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग आगे कुछ और टॉपिक के बारे में अब बात करते हैं। तो यहां से अब हम लोग को पढ़ना है क्या, एक टॉपिक है जिसका नाम है गॉसेस लॉ। जिसका नाम है क्या चीज,
गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या है इसका ध्यान दिया जाए तो गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हमारा क्या है भाई, गॉस लॉ कोई ज्यादा हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आपको हमने बात किया है कि फाई बराबर फार्मूला होता है ई ए, फाई बराबर फार्मूला कितना होता है ई ए, कॉस थीटा को भूल जाइए थोड़ा समय के लिए। ई का वैल्यू हमने आपके साथ कभी डिस्कस किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर। किसी सरफेस का, किसी स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई कितना आर स्क्वायर, किसी स्फेरिकल सब्जेक्ट का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। फाई का वैल्यू यस और नो में आंसर देंगे। अब 4 पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास फाई का वैल्यू होगा। जैसे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गॉसेस लॉ में फाई बराबर ई ए आया और ई का वैल्यू हमने पढ़ा था सरफेस एरिया का वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो दिख रहा है क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, ये ही क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके थ्रू लाया गया है, गॉस के थ्रू लाया गया है। तो गॉस का प्रमेय हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्लोज सरफेस एरिया में जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है, हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन बताया था कि कोई क्लोज लूप से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करता है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वह फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम लोग चलते हैं गॉसेस लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। Gauss's law is the states that the electric flux in closed loop is the ratio of, ध्यान से देखेंगे लिखते हैं, it states that the electric flux induced in closed तो गॉसेस लॉ का हमारे पास फार्मूला डिफिनेशन आ गया कि इट इज स्टेट्स दैट, गॉस लॉ बतलाता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज लूप में आता है वो क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इंड्यूस होता है, जो रेशियो होता है, जो क्या होता है, रेशियो होता है टोटल नेट चार्ज। नेट चार्ज करने का मतलब प्लस माइनस क्यू को हम लोग इस तरफ से ऐड करेंगे जैसे हम लोग अलजेब्रा में जोड़ते हैं, और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। तो गॉसेस लॉ इज द स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन क्लोज सरफेस एरिया इज द रेशियो ऑफ टोटल नेट चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग के पास फार्मूला आ जाएगा गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, फाई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला के रूप में आप याद रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखेंगे फाई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी से हमने बहुत सारा फार्मूला हमने आपको निकाल करके दिया था, और उस फार्मूला को आप जरूर रीड करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, एक पॉइंट है जो आपको डिफिनेशन में भी आता है जिसका नाम है गॉसियन लॉ सरफेस, जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है क्या, इसकी बात करते हैं। और गॉसियन सरफेस कितने टाइप के होते हैं, गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस है। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई सरफेस है, अब इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हमने प्लस हो या माइनस हो, हमें उससे कोई मतलब रखना नहीं है। हमने चार्ज को दिया है, हमने किसको दिया है, चार्ज को। हम तरफ बंद कर, चलिए अब ये गॉसियन सरफेस जो है हमारे पास, गॉसियन सरफेस में अब ये हमारे पास सरफेस है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसी के इमेजिनरी, इसी के चारों तरफ इमेजिनरी अगर एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, इसी सरफेस का नाम है क्या चीज, गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस का क्या नाम है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। ड्रॉ आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस।
गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, ड्रॉ the line, it is an imaginary surface, draw the surface inside or outside the uniformly charged object. और गॉसियन सरफेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। इसको हम लोग बोलते हैं अस्फेरिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्फेरिकल। अगर सिलेंडर बना दे, जैसे देख लीजिए ध्यान से इसको, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल है, ये हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल के अगर चारों तरफ अगर बना दिया जाए इसी टाइप का एक इमेजिनरी सरफेस, तो ये इसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चार्ज हमें कुछ भी मिले, हमें कोई मतलब रखना नहीं है, चार्ज होनी चाहिए। अगर चार्ज होगा तभी गॉसियन सरफेस इंड्यूस होगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो गॉसियन सरफेस नहीं होगा। ये भी हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसको सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस। अगर रेक्टेंगल है, अगर मान लिया जाए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लीजिए, अगर ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर इसी टाइप का अगर एरिया अगर जोड़ेंगे तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस कहेंगे। कौन सा सरफेस कहेंगे? रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो ये आप 3 टाइप का गॉसियन सरफेस है, तीनों टाइप का गॉसियन सरफेस आप याद रखेंगे। फर्स्ट है स्फेरिकल, सेकेंड है सिलेंड्रिकल, थर्ड है रेक्टेंगुलर। तो तीनों सरफेस एरिया जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है। ये किसके चारों तरफ ड्रॉ होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस के चारों तरफ ड्रॉ किया जाता है। यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के चारों तरफ क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को थ्योरी के रूप में इतना ही पढ़ना था, डिफिनेशन के रूप में गॉसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इतना ही पढ़ना था, और इसमें हम लोग को बहुत सारे फार्मूला के बारे में पढ़ना था। जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया था कि किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गॉसियन सरफेस के थ्रू हमने प्रूव किया था गॉस लॉ के, कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई कितना भाई? r²। अगर इसमें बात किया जाए सिलेंडर में, तो लीनियर में, सिलेंड्रिकल में, तो सिलेंड्रिकल के लिए आप ध्यान से देखे होंगे कि हमने इस टाइप का फिगर के साथ आपको हमने बताया था, और इस टाइप के फिगर में हमने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई कितना? r, लैम्डा बाई कितना? r। एक और हमने आपको बात किया था कि अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगुलर शीट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू के साथ फॉर्मूला प्रूव किए थे। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था सिग्मा बाई सिग्मा बाई कितना आया था? एप्सिलॉन 2 पाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा बाई कितना आया था? 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस टाइप का बहुत सारा फॉर्मूला हमने उस समय निकाला था। तो आप इसका प्रूफ वहां पर जाकर के देख सकते हैं, हमने इसको आप ऑलरेडी प्रूफ करके रखा हुआ है, आप पीछे के वीडियो में जाकर के आप जरूर देखें। तो चलिए इससे अब हम लोग आगे चलते हैं। जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास, वो टॉपिक है कैपेसिटर, जो हमने हाल फिलहाल में इसको खत्म किया है, और उसी कैपेसिटर को हम लोग थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेम है टॉपिक का नाम कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है? सबसे पहला चीज की व्हाट इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी। Capacitor is the form of battery. It is a store the charge. It is a store the charge. It store the electrical energy. Charge store करेगा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी। इट इज a store the इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो स्टोर करेगा वो हमारे पास कैपेसिटर है। इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। तो कैपेसिटर हमारे पास हो जाएगा कि इट इज द फॉर्म ऑफ बैटरी, इट स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज। जैसे कि आप फैन में देखे होंगे, आपका गोल सा लगा हुआ है कंडेंसर जिसको आप बोलते हैं, वो यही चीज है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर अगर फैन से निकाल दिया जाए तो हमारा फैन चलना बंद हो जाता है। फैन चलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है, और उस एनर्जी के थ्रू हमारा फैन वर्क करता है। उस एनर्जी के थ्रू हमारा फैन क्या करता है? वर्क करता है। तो ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी, इट स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड चार्ज। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग कंडेंसर को निकाल लो और उससे हम लोग बल्ब क्यों नहीं जलाते हैं?
फॉर्म ऑफ बैटरी तो है, फॉर्म ऑफ क्या है, बैटरी। कंडेंसर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी, कंडेंसर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी, बट डज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ बैटरी, but does not use in place of battery. Why not we use the battery in the place of battery? हम लोग कैपेसिटर को बैटरी के पोजीशन पर क्यों नहीं यूज करते हैं? तो बैटरी के प्लेस पर इसलिए नहीं यूज करते हैं कि कैपेसिटर आर इजिली डिस्चार्ज एंड रैपिडली डिस्चार्ज, कैपेसिटर आर रैपिडली डिस्चार्ज, capacitor are rapidly discharged, capacitor are rapidly discharged, so it is does not used in place of battery. Capacitor are easily discharged, capacitor are easily discharged, capacitor are easily discharged, so it does not used in place of battery, in place of क्या चीज, बैटरी। हम लोग कैपेसिटर को बैटरी के प्लेस पर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये रैपिडली डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। फैन से निकालिए, हमेशा उसमें चार्ज जा रहा है, बट दोनों वायर को एक साथ शॉर्ट लगाइए, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या बैटरी के साथ ऐसा होता है? बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम तक ही वो यूज में आता है। तो कैपेसिटर जो है फॉर्म ऑफ बैटरी है, कैपेसिटर जो है फॉर्म ऑफ बैटरी तो है, बट यह जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर आर इजिली डिस्चार्ज। तो ये है हमारे पास कैपेसिटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। जो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज द फॉर्म ऑफ बैटरी, इट स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, store the electric charge and electric energy. Why now? Capacitor is the form of battery but does not use in place of battery. Question यहाँ पर आता है एग्जाम में कि capacitor is the form of battery, capacitor is the form of battery but does not used in place of battery, but does not use in place of battery. Why? क्वेश्चन है कि कैपेसिटर जो है बैटरी की तरह तो है, बट इसका उपयोग हम लोग बैटरी के स्थान पर क्यों नहीं करते हैं? तो आंसर होगा क्योंकि यह बहुत जल्द क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर आर इजिली डिस्चार्ज और रैपिडली डिस्चार्ज, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बैटरी, सो कैन नॉट यूज इन प्लेस ऑफ बैटरी। ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है जितना ज्यादा, मान लिया जाए ये हमारे पास बकेट है, इस बकेट में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं या किसी भी लिक्विड को स्टोर कर रहे हैं, या एक यह हमारे पास बकेट है, एक बकेट दूसरा बकेट, क्या दोनों का कैपेसिटी सेम है या दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है? दोनों का कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। ये बड़ा बकेट है तो ज्यादा पानी स्टोर करेगा, छोटा बकेट है छोटा सा पानी स्टोर करेगा, यानी कि इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कहने का मतलब स्टोर करने की क्षमता, स्टोर करने की क्या चीज, क्षमता, स्टोर करने की क्षमता। तो यहां पर बनता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे थे कि यानी कि स्टोर करने की क्षमता, स्टोर करने की क्या चीज, क्षमता। अगर कोई स्टोर ज्यादा करेगा तो उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, अगर कम स्टोर करेगा तो उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का डेफिनेशन होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज जब सप्लाई करेंगे बैटरी में, हम लोग बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो गया, हम लोग उसको चार्ज करना शुरू करते हैं, तो क्या उसका बैटरी का पोटेंशियल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बैटरी का पोटेंशियल बढ़ता है, तभी तो फुल चार्ज होता है। फुल चार्ज करने के बाद हम लोग कुछ देर तक उसको यूज करते हैं। तो जब हम लोग इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या करता है, राइज करता है, और ये जो पोटेंशियल है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो पोटेंशियल है वो चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में हटाते हैं तो हमारे पास आता है जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुन लेना भाई मेरे। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का डिफिनेशन हो जाएगा हम लोग का, जो ध्यान से देखेंगे, लिखते हैं अब हम लोग।
यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का हमने जो बतलाया उसी को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लिखा है कि व्हेन चार्ज सप्लाई इन बॉडी, व्हेन चार्ज सप्लाई इन बॉडी, देन जब हम लोग चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, व्हेन चार्ज सप्लाई इन बॉडी, व्हेन चार्ज सप्लाई इन बॉडी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज राइज्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज राइज। दिस पोटेंशियल यानी कि वह पोटेंशियल, वह विद्युत विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई, यानी कि ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल क्या होगा भाई, हाई होगा। जैसे कि हम लोग सिंपल सा कंडीशन याद रखेंगे, मोबाइल हमारे पास है, उस मोबाइल में हम लोग ज्यादा देर तक चार्ज रखते हैं तो ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता है। थोड़ा देर का चार्ज लगाइए, आपका पास बैटरी है, 5 मिनट का चार्ज लगाइए, 5 मिनट की तरह यूज करेंगे। अगर ज्यादा देर अगर चार्ज लगाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही बात कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में कहता है कि व्हेन चार्ज सप्लाई इन बॉडी देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज राइज एंड दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई, दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई। मतलब कि ध्यान से देखेंगे आप, डिफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर जरूर आप ड्रॉ कीजिएगा नीचे में। क्यू चार्ज दे रहे तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है भाई, भी। तो हमारा बोला क्या कि पोटेंशियल जो है, कौन है, पोटेंशियल जो किसके समानुपाती हो रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है भाई, चार्ज के। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं क्या चीज, C, और इसी C को तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। इसी सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ क्या चीज, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्लियर हुआ, ये डायरेक्टली कांस्टेंट साइन है इसके रेशियो के, यानी कि कोई 2 लीटर का स्टोर करता है, 3 लीटर का स्टोर करता है। अब ये वोल्टेज डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, सी के ऊपर। अगर सी का डिफिनेशन अगर बोला जाए, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड, अगर सी का अगर वैल्यू अगर निकाला जाए तो सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई बी। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। डेफिनेशन का अकॉर्डिंग फार्मूला C बराबर क्यू बाई बी, C बराबर क्यू बाई कितना भी, तो चार्ज बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इसका आप डिफिनेशन लिख लीजिए। अब डिफिनेशन लिखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या होगा, ध्यान से देख भाई। तो यूनिट यहां से निकाल, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रख। तो हम लोग का पोटेंशियल यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कूलम पर वोल्ट, और इसको हम लोग लिखेंगे केजी इनवर्स मीटर का पावर -2, एम्पियर का पावर, सेकेंड का पावर जो हम लोग का हो जाएगा वो सेकेंड का पावर 4, और एम्पियर का पावर कितना 2, एम्पियर का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो हम लोग इसको अगर डायमेंशन की बात करें, एंड इट्स डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन देख ले ध्यान से, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, लिख लेंगे। अब इसको डिलीट मारते हैं। अब इसका डायमेंशन की अगर बात कर ले तो डायमेंशन जो हमारे पास होगा वो डायमेंशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सीख करके बतलाना। डायमेंशन जो होगा वो हमारे पास डायमेंशन का फॉर्मेट क्या होगा, m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, i के पावर कितना 2। ये हमारे पास उसका डायमेंशन हो गया। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, दोनों तो स्केलर है, चार्ज और पोटेंशियल दोनों क्या है, स्केलर है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कुछ फॉर्मेट का फार्मूला, कुछ फॉर्मेट का फार्मूला के साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग आगे बढ़ते क्या है कि कैपेसिटेंस किसी भी मान लिया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कोई स्फेरिकल बॉडी है,
कोई कैसा बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस कितना है, r है, हमने इसमें चार्ज सप्लाई कितना किया भाई, q, इसका पोटेंशियल कितना राइज किया, v। तो पूछा जाता है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी। उस चार्ज बॉडी का, स्फेरिकल चार्ज बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो स्फेरिकल चार्ज बॉडी का कैपेसिटेंस हम लोग का आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास है Q बराबर CV। Q बराबर कितना होता है भाई, CV। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई कितना, V। Q बाई कितना, V। अब Q बाई V क्या हम लोग कभी पढ़े थे, V बराबर फार्मूला 1 बटा कितना पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। क्या पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं। तो यहां पर v का वैल्यू रख दो, तो v का वैल्यू अगर रख देंगे तो q अपॉन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q से q खत्म, तो c बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये सारा वैल्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना r। अब ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं तो c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस का, यानी कि r बढ़ेगा तो c बढ़ेगा, c बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। r अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी कि इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका रेडियस बढ़ेगा तो पानी ज्यादा हटेगा, छोटा करते जाएंगे तो पानी छोटा होते चला जाएगा, तो पानी की तरह ट्रीट करेंगे इसको भी। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद हम लोग अब आते हैं कुछ, इसका हम लोग को क्वेश्चन अब यहां से आता है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट तो इसके रेडियस पर डिपेंड कर दिए, ऑब्जेक्ट के रेडियस करने का मतलब रेडियस बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, अगर रेडियस छोटा होगा तो साइज घटेगा, यानी कि साइज के ऊपर फुल्ली डिपेंड है। चार्ज पर डिपेंड नहीं है, ध्यान से देख लो, C का वैल्यू जब हमने निकाला तो उसमें चार्ज का वैल्यू नहीं है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट। तो अब ध्यान से लिखेंगे, अब इसको डिलीट मारते हैं, तो 2-3 पॉइंट हमारे पास आएगा, अब उसको हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक फार्मूला हम लोग जो निकाले, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना r, अगर कोई मीडियम आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r हो जाएगा, इनटू r होगा, तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आर डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आर depends on following point, following point करने का मतलब फर्स्ट होगा on the size of object, size of object। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे पास होगा मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड क्या होगा, थर्ड हमारे पास होगा मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ होगा नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा नेचर के बाद, हमारे पास आएगा कि ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड कर दिया, अब हम लोग के पास बहुत सारा पॉइंट्स है, मीडियम के ऊपर डिपेंड किया, तो ये 4 पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, 4 पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने आपको जो पीछे के वीडियो में हमने आपको दिया था, तो वहां से आप देख करके कॉपी कर लीजिएगा, अगर किसी का छूटा है तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तो किसके ऊपर डिपेंड किया, तो ये हमने आपके पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको डिलीट मारते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तब हमारे पास इसमें बात क्या करना है,
बात ये है हमारे पास कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास अब आता है एक और टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करना है। कैपेसिटर का एनर्जी होता है, कोई कैपेसिटर का एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ CV²। ये याद रखेंगे, ये भी आपको प्रूव किया हुआ है, एनर्जी बराबर हाफ CV² है। तो ये एनर्जी का हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, तो ये फार्मूला के साथ भी आप कॉपी कर लीजिए। तो ये कॉपी करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग बात करना है तब आगे की तरफ इसके बाद हम लोग को एनर्जी का फॉर्मेट के साथ आगे जब लेते हैं तो हमारे पास अब यहाँ पर आता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का, सीरीज के लिए हमने आपको साथ बतलाया था कि एक कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट के साथ ऐसे ऐड करते हैं, पैरेलल में एक ऊपर ढिंचुक नीचे ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। तो ये हम लोग का पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगा। और ये हमारे पास C1 C2 C3, ये C1 C2 और क्या चीज C3। हमने आपको बताया था कि इसमें पोटेंशियल का वैल्यू जो है सबके लिए अलग अलग जाएगा, V1 V2 V3, बट चार्ज का वैल्यू सेम जाएगा। बस उसका रिवर्स इसमें आ जाइए, तो इसमें हमारे पास पोटेंशियल सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा, बट चार्ज का वैल्यू Q1 Q2 और कितना Q3 जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अगर इसका C इक्विवेलेंट की बात करें तो इसका C इक्विवेलेंट का बात अगर करते हैं तो 1/C1 प्लस 1/ कितना C2 प्लस 1/ कितना C3। और इसका C इक्विवेलेंट का अगर बात करें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। ये हमारे पास बनाया हुआ C इक्विवेलेंट का फार्मूला है। अब ये C इक्विवेलेंट के साथ साथ बहुत सारा फार्मूला की हमने आपको बात किया। तो ये इसके ऊपर बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल बनाया हुआ है, आप पीछे के वीडियो में जाकर के देखिए। बहुत सारा आपका न्यूमेरिकल 3-4 लेक्चर का न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है। आप वहां से लेक्चर आप खोजिए और उसमें आप बनाइए, आपको बनेगा। और इसमें आपसे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है सीरीज और पैरेलल का। और एक और टर्म्स हम आपसे छूट गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो उसका नेम है 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से होंगे, फर्स्ट होंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड होंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड होंगे हमारे पास वो होगा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिया। फर्स्ट पैरेलल प्लेट, सेकेंड आपका सिलेंड्रिकल और थर्ड जो है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है। आप इसको आप जरूर देखेंगे। पिछला वीडियो में पोलर और नॉन पोलर के बारे में बात किया था। पोलर होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पर आ जाएंगे, पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पर आ जाएंगे। और नॉन पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का शॉर्ट फॉर्म डिस्कशन, शॉर्ट फॉर्म रिवीजन। इस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको मैक्सिमम पॉइंट को टच करने का प्रयास किया है। मैक्सिमम पॉइंट टच नहीं किया है, बट हाँ इतना टच किया है कि आप एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। रिवीजन के टाइम पर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आएगी। अभी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी कोई थ्योरी में अगर परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बतलाइए, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना करके देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।